हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं एक नया टॉपिक सिल्वीकल्चर का। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फॉरेस्ट वेजिटेशंस, वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये मुख्य प्रकार से 4 फैक्टर होते हैं। इनके 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है, वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले 4 फैक्टर होते हैं। पहला क्लाइमेटिक फैक्टर। दूसरा जो है आपके पास इडैपिक, ठीक है, इडैपिक फैक्टर होता है। तीसरा जो है ट्रोपोग्राफी। और फोर्थ जो है बायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो आप इन 4 फैक्टर को बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर हैं? तो कुल 4 फैक्टर रहते हैं जो मुख्यतः वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेटिक, इडैपिक, ट्रोपोग्राफी और बायोटिक। एक एक करके हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले आते हैं क्लाइमेटिक। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्लाइमेटिक मीन्स व्हाट। क्लाइमेटिक से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक की बात करूंगा मैं। क्लाइमेटिक फैक्टर, देखो क्लाइमेटिक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हमको पढ़ना है। जैसे लाइट, जिसको हम प्रकाश कहते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर में आएगा। सेकंड है, हम देखते हैं टेम्परेचर। थर्ड थिंग जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉस्ट है। फोर्थ इस पे जो है विंड, फ्रॉस्ट या इसको हम लोग स्नो भी बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ जो हम पढ़ते हैं इसमें वो हो जाता है बायो क्लाइमेट। और इसी में सिक्स्थ जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो है आपका मॉइस्चर या मॉइस्चर्स। ठीक है, ये क्लाइमेटिक के 6 सब फैक्टर्स हैं जो सीधे सीधे वनस्पतियों को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं। इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। लाइट्स कैसे इफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, फ्रॉस्ट क्या चीज़ है। फ्रॉस्ट मतलब जो होते हैं, जो बर्फ़ जमना, वो फ्रॉस्ट कहलाता है। ये कैसे इफेक्ट करेगा इसको भी डिटेल में देखेंगे। विंड किस तरह इफेक्ट करता है किसी भी वेजिटेशंस को, मीन्स वनस्पति को, उसको भी डिटेल में देखेंगे। मॉइस्चराइजेशन, इन सब के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्लाइमेट में अपन सबसे पहला स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट। तो लेट मी रब इट। तो देखिए, सबसे पहले लाइट की बात करता हूँ मैं। ठीक है, लाइट जिसे हम प्रकाश कहते हैं, इस प्रकाश से पहले क्लाइमेट में हमें ये समझे, एक होता है वेदर, जिसको हम सब जानते हैं। वेदर क्या होता है? एक छोटे स्मॉल रीजन के लिए, एक छोटे क्षेत्र के लिए, एक स्मॉल एरिया के लिए, एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड्स। वेदर क्या होता है इसको ऐसा लिखते हैं, सॉरी। ठीक है, वेदर जो होता है एक छोटे एरिया के लिए, एक छोटे टाइम में जो भी मौसम की दशा होती है, ठीक है, मौसम की दशा होती है, उसे क्या कहते हैं हम? वेदर कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, फिर होता है एक क्लाइमेट जिसे हम जलवायु कहते हैं, जलवायु। ठीक है, ये क्या होता है? एक बड़े एरिया, ठीक है, एक बड़े से एरिया के लिए, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो वेदर कंडीशंस रहता है उसे क्लाइमेट कहते हैं।
ठीक है। तो क्लाइमेट फैक्टर से मतलब है कि किसी भी स्मॉल एरिया बड़े एरिया में जो मौसम की दशा रहती है उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहेंगे। स्मॉल और स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल एरिया स्मॉल टाइम के लिए, और बड़े एरिया और बड़े टाइम अंतराल के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लाइमेट या जलवायु करेंगे। तो हम बात कर रहे थे क्लाइमेटिक फैक्टर का। क्लाइमेटिक फैक्टर हम पढ़ रहे हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में फर्स्ट लाइट की बात करेंगे। तो जब हम लाइट की तरफ देखेंगे तो लाइट से वेजिटेशंस मतलब पौधों को क्या क्या फ़ायदा होते हैं। देखिए, सबसे पहला ये है कि लाइट जो होते हैं ये हमको जो विजिबल लाइट है, ठीक है, विजिबल लाइट में ही पहली कंडीशन याद रखिएगा, विजिबल लाइट से ही हमको क्या होता है कि वेजिटेशंस अच्छा होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरह होता है। तो सबसे पहले लाइट क्या क्या हमको बेनिफिट्स देती हैं उसको हम अगर देखें तो देखो, लाइट से हमको क्या होता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशंस होता है, ठीक है, इसको देखना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशंस होता है। नेक्स्ट आप इसको बोले तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, और रेस्पिरेशंस, ये सारी चीज़ों के लिए लाइट जिम्मेदार होता है, ठीक है। क्लोरोफिल का बनना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण तो बहुत ही ज़्यादा प्रकाश से ही होता है। तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा उदाहरण है किसका, क्लाइमेटिक कंडीशंस का, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रेस्पिरेशंस मतलब पत्तों से जल का वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ठीक है। रेस्पिरेशंस के तार, इसके साथ क्या है, ट्रांसमिशंस ऑफ वाटर, ठीक है। जो ट्रांसपिरेशंस ऑफ वाटर जो होता है वो पत्तों से होता है, ठीक है। पत्तों से वाष्पन की क्रिया जो होती है वो पत्तों से लाइट के कारण ही होता है, ठीक है। अब इस लाइट का जो सबसे बड़ा याद रखने वाली और क्वेश्चन में आने वाली, एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बनते हैं कि बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो लाइट डिमांडिंग होते हैं, ठीक है। बहुत से शेड बियरर होते हैं और जो शेड डिमांडेड, बिल्कुल शेड में ही वो बनते हैं या उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसमें कई जंगलों के प्रकार हैं, जैसे कुछ लाइट डिमांडिंग होते हैं, मतलब उनको लाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लाइट चाहिए ही चाहिए, इसको लाइट डिमांडर कहेंगे। जो शेड बियर कर सकते हैं, ठीक है, जो शेड बियर कर सकते हैं और थोड़े से लाइट मिले या ना मिले, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, ऐसा ये शेड बियरर कहलाते हैं, ठीक है। आधा धूप आधा छाँव पाले। और ये रहता है जो शेड पे ही, जो शेडेड हो रहते हैं, ये उन पेड़ों का ये कुछ स्पीसीज़ के नाम हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, पहला है माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसमें जो लाइट डिमांडिंग पेड़ हैं वो पॉपुलर पेड़ होता है। तो ये एग्जांपल्स याद रखेंगे, ठीक है। ये लाइट डिमांडिंग पेड़ है। शेड बियरर क्या होते हैं, देवदार जो होते हैं शेड बियरर होते हैं। शेड डिमांडर क्या होते हैं, फर जो है शेड डिमांडर है। माउंटेन सब ट्रॉपिकल क्या होता है, माउंटेन सब ट्रॉपिकल जो है, माउंटेन सब ट्रॉपिकल ये भी एक फॉरेस्ट की टाइप है। इस फॉरेस्ट में किस प्रकार के पेड़ हैं, तो पाइनस रॉस बुगली जो ये पेड़ है, ये स्पीसीज़ का नाम है पेड़ के, जो लाइट डिमांडिंग है। उसी तरह क्वारकस है और रोडेंड्रोन जो है, ये जो है स्पीसीज़ है, ये सब माउंटेन्स ट्रॉपिकल्स के लिए है, सब ट्रॉपिकल्स के लिए है। और ट्रॉपिकल्स वेट एवरग्रीन के लिए हम देखते हैं डिएटेट्रोकॉर्पस जो लाइट डिमांडिंग, एंड शेड बियरर जो है, ऑटोकॉर्पस जो है वो शेड बियरर है, मतलब इसको छाए वाले हैं, किसके लिए, ट्रॉपिकल वेट के लिए। उसी प्रकार मेसाफिनर जो है, ठीक है, मीसाफिनर जो है शेड डिमांडिंग है ट्रॉपिकल्स के लिए। तो ये जो नाम से कुछ नाम आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि इनमें से कौन सा है जो शेड बियरर है। जैसे अगर दे दिया देवदार क्या है, देवदार एक वृक्ष है, वो स्पीसीज या वृक्ष है जो शेड बियरर है, ठीक है।
फर कैसे होते हैं, तो फर, सिल्वर फर या फर क्या होते हैं, ये सेट डिमांडर रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 फैक्टर्स हैं क्लाइमेट में। क्लाइमेट का फर्स्ट फैक्टर देख रहे थे लाइट, ठीक है। मैंने इसके कई फैक्टर्स बताए, इसमें हमने पहला देखा लाइट। लाइट हम किस प्रकार से हमको उपयोगी है वेजिटेशंस के लिए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशंस में, फोटोसिंथेसिस में, ग्रोथ ऑफ प्लांट में, रेस्पिरेशंस एंड ट्रांसपिरेशंस में, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन और रेस्पिरेशंस में, ठीक है। आगे देखते हैं, लाइट के बाद हम टेम्परेचर देख रहे थे। क्लाइमेटिक में हम जो पहला देख रहे थे वो लाइट है। लाइट का हमने देखा अभी, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फ्रॉस्ट, देन मॉइस्ट, देन विंड, देन बायोक्लाइमेट, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमको देखते चलना है क्लाइमेटिक फैक्टर में। ये हम पहला पढ़ रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में दूसरा, अभी लाइट के बाद अपन देखते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। देखिए, टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जर्मिनाइजेशंस में। जर्मिनाइजेशंस का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई बीज है, ये कोई बीज है, ठीक है। अब इस बीज से ये अंकुरित होना है, ठीक है, ये सीड है, ठीक है। ये कोई बीज है, अब इससे क्या बनना है, इससे पेड़ बनने के लिए ये पत्तियां अगर निकलना शुरू होती हैं, ठीक है, अंकुरित होता है, इसको जर्मिनाइजेशंस बोलते हैं। तो जर्मिनाइजेशंस के लिए टेम्परेचर बिल्कुल ज़रूरी होता है। और इसका जो सीडिंग टेम्परेचर है, सीड जर्मिनाइजेशंस बोलते हैं इसको, सीड जर्मिनाइजेशंस, दैट इज जर्मिनाइजेशंस है, ठीक है। बीज का अंकुरन जो इसका टेम्परेचर है, वो रेंज आप याद रखिएगा, ये बहुत सभी के लिए, लगभग सभी बीजों के लिए ऑलमोस्ट इसका रेंज है 65 टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एवरेज है, ठीक है। क्योंकि कुछ बीजों का क्या है, कुछ बीजों का है 65 टू 75, कुछ बीजों का जो है 70 टू 85 है, ठीक है। कुछ बीजों का जो है 75 टू 70 है। तो ऐसे एवरेज जो जर्मिनाइजेशन टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या रहेगा, ये टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, जर्मिनाइजेशन टेम्परेचर की। तो जर्मिनाइजेशन टेम्परेचर जो है वो एवरेज आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बनता है कि 65 टू 80 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड पे जर्मिनाइजेशन के लिए ये टेम्परेचर उपयुक्त होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी है टेम्परेचर जो है, जैसे कुछ फॉरेस्ट के लिए हमने क्या किया है, टेम्परेचर डिसाइडेड है कि वैसे फॉरेस्ट के लिए टेम्परेचर की क्या रेंजेज है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंज फॉर डिफरेंट फॉरेस्ट, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर रेंज फॉर डिफरेंट फॉरेस्ट। अब इसमें देखते हैं, जो सबसे पहला है वो है अपना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा जो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। थर्ड जो है अपना आपका टेम्परेचर फॉरेस्ट, इसको मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। टेम्परेचर पहले वीडियो में ज़रूर देखें, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है कि जो डिफरेंट टाइप के जो अपने फॉरेस्ट हैं, ठीक है,
तो ये वर्ल्ड वाइड जो इतने भी फॉरेस्ट होते हैं उन सब का टेम्परेचर रेंज अलग अलग है। तो आज हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेचर फॉरेस्ट और अल्पाइंस के लिए, अल्पाइंस फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। इन सब के लिए रेंज अगर देखें तो इस रेंज को आप याद रखिएगा। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनका जो रेंज है वो ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अराउंड, और यू कैन से ये ज़्यादा बेटर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन में 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका टेम्परेचर रहता है, ठीक है, वेजिटेशंस के लिए। यहाँ पे टेम्परेचर फॉरेस्ट में आप देखेंगे 7 डिग्री सेंटीग्रेड टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और अल्पाइन फॉरेस्ट में ये बिलो 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेबल बिल्कुल आप याद रखेंगे कि टेम्परेचर, जो टेम्परेचर लिमिट है अलग अलग फॉरेस्ट पे, वो क्या क्या रेंज है किसकी, ठीक है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, सब ट्रॉपिकल के लिए 17 टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर फॉरेस्ट के लिए 7 टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्पाइंस के लिए 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर लिमिट्स आप याद रखेंगे जो बिल्कुल इफ़ेक्टिव होते हैं किसके लिए, फॉरेस्ट वेजिटेशंस के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी उसके मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं पौधों में, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ये टेम्परेचर। दूसरी चीज़ हम पैरामीटर ये देखते हैं कि टेम्परेचर जो है, ठीक है, किन चीज़ों को और ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं टेम्परेचर जो है वो प्लांट्स के लिए किस तरह इफ़ेक्टिव होता है। प्लांट्स के लिए इफ़ेक्ट के लिए जो किस तरह से इफ़ेक्टिव होता है वो देखते हैं। तो हमको ये पता चलता है कि किसी भी प्लांट के लिए, ठीक है, किसी भी प्लांट के लिए टेम्परेचर जो ग्राफ अगर बनाया जाए, ठीक है, जिसको हम कोऑर्डिनेट टेम्परेचर कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसमें दो चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक। तो ये जो टेम्परेचर लाइन है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये जो कर्व है वो क्या बताता है, ये फोटोसिंथेसिस का कर्व है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का ये जो कर्व जा रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है वो आपका ट्रांसपेरेंसी का है, ठीक है, वो कुछ ऐसा जाता है, ये जो है ट्रांसपेरेंसी का है, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पत्तों से जो वाष्प बन के उड़ना है उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, ठीक है। तो एक समय पे क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से ग्राफ अगर बनाएं आप, तो ये अगर टेम्परेचर को शो करें, ठीक है, ये ग्राफ आपका टेम्परेचर बताएगा, ठीक, 45 डिग्री एंड मोर, ठीक। तो इसको जो ये टेम्परेचर जो होता है ये 0 से 30 डिग्री तक ये कार्डिनल टेम्परेचर होता है। जो जोन इसका आता है इसको बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर, कार्डिनल टेम्परेचर, ठीक है, कार्डिनल टेम्परेचर। दैट मीन्स व्हाट, इसका जो रेंज है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल टेम्परेचर, जो फोटोसिंथेसिस के लिए मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके साथ क्या और क्या साथ में चलता रहा, एक तो फोटोसिंथेसिस होता रहता है जिसमें क्या होते हैं, पौधे अपना भोजन तैयार करते रहते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, ट्रांसपिरेशंस होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि पत्तों से जो है, आप देखेंगे कि पत्तों से क्या है, वाष्प बन के उड़ना होता है, तनों से, पत्तों से, ठीक है। तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये भी पूरे आप देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर
45 to 50 डिग्री टेम्परेचर तक और ट्रांसपेरेंसन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब वाष्प बन के पानी उड़ सकता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुए तो वो क्या हो जाते हैं, फिर विटिंग हो जाएंगे। विटिंग मतलब होता है आपका मुरझाना। विटिंग मतलब झुलसाना बोलते हैं या मुरझाना बोलते हैं। ठीक है, पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए टेम्परेचर एक उसकी ऑप्टिमम रेंज है जिसके तहत वो सर्वाइव करती है। ना कम में वो सर्वाइव कर पाती हैं, ना ही ज़्यादा में। तो प्लांट्स के लिए जितो अच्छी जो फूड प्रोसेसिंग जो टेम्परेचर जोन है वो है कार्डिनल टेम्परेचर, वो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर क्या है, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसको वो करता है। जैसे ये क्या बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड है फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए बेटर होती है टेम्परेचर चाहिए। थर्ड के लिए क्या है, आपके ट्रांसपेरेंसी। जो फोर्थ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इट एक्टिवेट दी एक्टिवेशंस टू एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में भी काम आता है। नेक्स्ट अगर बोला जाए ये और किस काम पे आता है, तो आप देखेंगे कि ये रेस्पिरेशंस मतलब ऑक्सीजन की डिमांड और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडाइजेशन छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऐसी क्रियाओं को रेस्पिरेशंस में भी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। पेड़ों के लिए ये सारे क्रियाओं के साथ साथ जो मैंने फैक्ट बताए वो टेम्परेचर जो है रोल प्ले करता है किसके लिए, वेजिटेशंस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं वनस्पतियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर के बाद जो सबसे अगला मोस्ट पॉइंट है वो है फ्रॉस्ट के लिए। ठीक है, अब ये फ्रॉस्ट क्या होता है आगे चल के देखते हैं। आगे हम देखते हैं क्लाइमेट का जो थर्ड फैक्टर है वो है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब होता है कि जो बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ का तह जम जाना। अपन देखें अगर बर्फ़ का सतह या बर्फ़ की चादर बोलते हैं, बर्फ़ की तह जो जम जाता है उसे फ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हम कह सकते हैं, एक होता है हॉर फ्रॉस्ट, ठीक, दूसरा है ब्लैक फ्रॉस्ट। ठीक है, जो हॉर फ्रॉस्ट होते हैं ये क्या है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, आइस क्रिस्टल। ठीक है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, जो जिसमें आइस का रियल क्रिस्टल के फॉर्म में लेयर बन जाता है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जो होते हैं ये बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट में आइस फॉर्मेशंस नहीं होता है, नो आइस फॉर्मेशंस, नो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशंस। ये ब्लैक फॉर्मेशन जो है वेजिटेशंस को काला कर देता है, मतलब वनस्पति जो है वनस्पतियों को काला कर देता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि पूछा, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ब्लैक फ्रॉस्ट जो है वो बिना आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन के वनस्पतियों को काला कर देता है। ये बहुत डेंजरस होता है, किसके लिए, वेजिटेशंस के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। फ्रॉस्ट जो है 3 प्रकार से फॉर्मेशंस होती है। पहला होता है रेडिएशन फ्रॉस्ट। रेडिएशन फ्रॉस्ट कैसे क्रिएट होता है, इसका मतलब ये होता है जो क्लियर, जब स्काई जो हो वो क्लियर होता है उस समय अर्थ का जो है अर्थ का रेडिएशंस जो है वो हीट रिलीज़ करती है। ठीक है, रेडिएशन जो है वो हीट रेडिएशन जो है बाहर रेडिएट करती है। ठीक है, रेडिएशन ऑफ हीट जो है वो बाहर निकालती है, तो जिससे यहाँ आइस फॉर्मेशंस होते हैं, जो पत्तों पर या पेड़ों पर आइस फॉर्मेशंस होने लगेंगे। ठीक है, यहाँ अगर कोई पेड़ है या पत्ते हैं उस पर आइस फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन जो होते हैं, रेडिएशन फ्रॉस्ट जो होते हैं अर्थ के टेम्परेचर लूज़ करने से होते हैं। जब भूमि
टेम्परेचर लॉसेस करती हैं, ठीक है, लूज थ्रू द रेडिएशंस, ठीक है, ये हीट रेडिएट करती हैं और खुद भूमि क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। तो उस समय ये जो फ्रॉस्ट बनते हैं, ऐसे फॉर्मेशन को रेडिएशन फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्रॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्रॉस्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ग्राउंड फ्रॉस्ट क्या होता है कि इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशंस जो होती हैं वो सरफेस पे होता है, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्मेशंस जो होती है सरफेस पे आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सॉइल के, आप कह सकते हैं सॉइल के सरफेस पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन जो होना है, आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता क्या कहलाता है, ये ग्राउंड फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आइस क्रिस्टल्स फॉर्मेशंस। सॉइल्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्रिस्टल का, आइस क्रिस्टल का बनना होता है, ठीक है। या इसके तने पर, इसके तनों पर बनना, सरफेस पे बनना, ये सब यहाँ पे जो क्रिस्टल बनते हैं आइस के, उसको ग्राउंड फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि सेम इसी की तरह ग्राउंड फ्रॉस्ट भी क्या है, लेयर बना लेता है, ठीक है, जो वेजिटेशंस के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवेक्टिव फ्रॉस्ट, ठीक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एडवेक्टिव फ्रॉस्ट जो होता है ये क्या, कैसे प्रोड्यूस होता है। एडवेक्टिव मतलब कहीं से बाहर से आए हुए ठंडी हवा के कारण, ठीक है, बाहर से आए हुए ठंडी हवा के कारण, ठीक है, ये बाहर की ठंडी हवा के कारण, बाहर से आई ठंडी हवा के कारण यहाँ पे जो आइस फॉर्मेशंस होता है, ठीक है, ये ठंडी हवाएं जब बाहर से आती हैं, बाहर से किसी सीज़न में क्या होता है कि बहुत सारे जो पवन का चक्र है वो बदलता है, तो कहीं से ठंडी हवाओं का प्रवेश कर जाने से क्या होता है, वहाँ पे आइस फॉर्मेशंस होने लगता है, आइस के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉस्ट को हम लोग एडवेक्टिव फ्रॉस्ट, जो बाहर की ठंडी हवाओं से होने वाला फ्रॉस्ट को हम एडवेक्टिव फ्रॉस्ट कहेंगे। ये तीनों ही चीज़ें, चाहे ये हो, फ्रॉस्ट एक प्रकार से क्या है, वनस्पतियों को हानि पहुंचाने वाला चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो देखना है कि पूल फ्रॉस्ट, कुछ और टर्मिनोलॉजी है, ये पूल फ्रॉस्ट क्या चीज़ है, जिसको हम कन्वेक्टिव फ्रॉस्ट भी कहते हैं, कन्वेक्टिव फ्रॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अभी कन्वेक्टिव फ्रॉस्ट आपको देखें, ये दरअसल क्या होता है, वैली जो एरिया होते हैं वहाँ होते हैं, ठीक है। वैली एरिया मीन्स अगर आप देखें, ये अगर वैली है और ये हिल है, ठीक है, ये कोई हिल है, ये हिल, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हाइट बढ़ता है, देखिए यहाँ हाइट ज़्यादा है, ठीक है, हायर तो एयर डेंसिटी कम रहता है, ठीक है, तो अधिक बारिश जो होते हैं वो बारिश वाला क्षेत्र ये हो जाता है। पर ये वैली क्षेत्र है, ये वैली क्षेत्र है, यहाँ पे ठंडी हवाएं जो नीचे की तरफ प्रवाह होने लगती हैं। जब ठंडी हवाएं नीचे के पहाड़ वाले एरिया पे आप जाएंगे तो ज़्यादा ठंडी वाला एरिया पाते हैं, ठीक है। तो इस वैली में क्या हो जाते हैं, ये आइस फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, आइस फॉर्मेशन होने लगता है। तो ऐसे फॉर्मेशंस को, ऐसे फ्रॉस्ट को हम क्या कहेंगे, ऐसे फ्रॉस्ट को हम लोग पूल फ्रॉस्ट कहेंगे, जो वैली में क्रिएट होते हैं। ये एक वैली है और इस वैली में जो फ्रॉस्ट क्रिएशन होता है इसको पूल फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। ठंडी हवाएं जो नीचे की तरफ आके यहाँ पे आइस फॉर्मेशन करती हैं, ये हमको पूल फ्रॉस्ट या कन्वेक्टिव फ्रॉस्ट कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट के कुछ टर्म्स जो ज़रूरी है। फ्रॉस्ट फ्री सीज़न क्या होता है, ठीक है। फ्रॉस्ट फ्री सीज़न वो टाइम पीरियड है, इट इज़ अ टाइम पीरियड, ये एक टाइम पीरियड है इन बिटवीन
ये होता है कि जो लास्ट इंजर्ड होता है, लास्ट इंजरियस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब लास्ट इंजरियस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु होता है। वसंत ऋतु का जो लास्ट इंजरी देता है पेड़ों को, और फिर होता है जो फर्स्ट इंजरियस ऑफ एंटुमन, एंटुमन मतलब होता है शरद ऋतु, ठीक है। आप ऐसा लिखते हो, जो शरद ऋतु होता है इसके पहले इंजरियस को। अब पहले इंजरियस और लास्ट इंजरियस का मतलब यहाँ समझते हैं कि जो फॉस्ट फ्री सीजन होता है, जहाँ पे वो फॉस्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, जहाँ पे ये क्या होता है, बर्फ़ नहीं जमते हैं, ठीक है, बर्फ़ के तह नहीं जम पाते हैं, वो एक टाइम पीरियड होता है जो इनके बीच के टाइम पे पीरियड होता है। जो लास्ट इंजरियस ऑफ स्प्रिंग होता है मतलब शरद ऋतु का वह अंतिम दिन जो जब पौधों को ये नुकसान पहुंचाते हैं या पौधों को ये तह पर ये बने रहते हैं, और वो पहला दिन किसका, शरद ऋतु का वो पहला दिन जब ये पौधों को इंजरीज करते हैं, मतलब ये नुकसान पहुंचाते हैं। इन दोनों के बीच का जो समय है उसे फॉस्ट फ्री सीजन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये फॉस्ट जो है किस प्रकार के वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब वनस्पति को। पहला क्या कहता है कि ये छोटे जो यंग्स पौधे रहते हैं इनको ये मार सकता है, ठीक है, उसमें ग्रोथ नहीं होगा अगर उसमें फॉस्ट फॉर्मेशन उसके ऊपर प्रभावित होता है तो, ठीक है। यंग्स प्लांट को, जो छोटे पौधे होते हैं या छोटे छोटे जो अंकुरित होते हैं। दूसरा जो कारण है सबसे बड़ा, वो लिफ्टिंग द यंग सीडिंग, मीन्स अब सॉइल के अंदर ये बीज होते हैं, ठीक है, फ्रॉस्ट के कारण नीचे बर्फ़ जम जाते हैं, नीचे ये सॉइल क्या है, फ्रॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस फ्रॉस्ट के कारण ये बीज जो है अंकुरन के बजाय ये बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आके ये क्या है, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो बीज यहाँ पे था वो धीरे धीरे इस फ्रॉस्ट फॉर्मेशन के कारण ये सॉइल से बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यह जर्मिनाइजेशन नहीं होता है, मतलब बीज अंकुरित नहीं होता है और यहाँ पे वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो लिफ्टिंग ऑफ यंग्स सीडिंग बोलते हैं, सीडिंग मतलब ये जो सीड है, जो सीड है वो सॉइल के ऊपर आके वो क्या है, नष्ट हो जाता है, और इस पर अगर फिर से फ्रॉस्ट जम जाए तो यह खराब हो जाता है। इट क्रेक्स द फिजूस इन ट्री, मतलब क्या होता है, देखिए ये अगर वृक्ष है तो वृक्ष में सर्दी ऐसे फ्रॉस्ट के कारण क्या होता है, यहाँ पे क्रैक हो जाता है, ऐसे ऐसे क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक है। कई पेड़ हैं जहाँ पे ऐसे क्रैक्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है, क्रैक्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब इसमें क्रैक फॉर्मेशन को होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, फंगाइस जो होते हैं, फंगाइस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अट्रैक्ट होके ये इसको ये ख़राब, यहाँ के टिश्यूज़ को ख़राब करके ये पेड़ सड़ने लगता है धीरे धीरे। तो फ्रॉस्ट फॉर्मेशंस जो है इस प्रकार से वेजिटेशन को लॉस करता है। फ्रॉस्ट एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है, ठीक है, वेजिटेशंस के लिए। तो ये थी क्लाइमेट्स के 3 मेजर फैक्टर विच अफेक्टिंग टू द वेजिटेशंस, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन के कुछ और फर्स्ट और इसके आगे के जो 3 टॉपिक्स हैं, जो जिसमें हम ये देखते हैं कि वनस्पतियों को कौन कौन से कारक इफ़ेक्ट करते हैं। ये था क्लाइमेट फैक्टर, आगे पढ़ेंगे एडेप्टिक फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो है बायोटिक फैक्टर और ट्रोपोग्राफी, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कंटिन्यू बना रहेगा। हुए हम ये देखते हैं कि वेजिटेशन मतलब वनस्पति को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं, ठीक है। वो 4 कारण में से पहला कारण क्लाइमेटिक है, ठीक है। जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसमें ये सारे फैक्टर हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, फ्रॉस्ट है, विंड है और मॉइस्चर है, ठीक है। तो ये तीनों को पढ़ने के बाद, ठीक है, हमने अभी लाइट देखा, ठीक है, टेम्परेचर देखा, ठीक है, फ्रॉस्ट देखा, फ्रॉस्ट के बाद हम आ जाते हैं विंड, ठीक है, मतलब पवन गति का वनस्पतियों पर क्या असर पड़ता है या वृक्षों पर क्या असर पड़ता है वो हम देखते हैं। देखिए पहला जो विंड है,
इसमें जो विंड पढ़ रहे हैं अपन, वी मतलब वायु की गति हमारे वनस्पतियों और वृक्षों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे देखने के लिए हम जानते हैं कि अलग अलग स्थान पर जो एयर या वायु का जो प्रेशर डिफरेंस है वो भिन्न भिन्न होता है। हर जगह का प्रेशर का दाब जो है, वायु दाब जो है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस वायु दाब के कारण ही क्या हवाओं में गति मिलती है। ठीक, अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये वायु है, ठीक है, उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, वायु का पौधों पर पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है। जो सबसे पहला है उसमें देखते हैं कि इट ब्रिंग्स फ्रेश सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट। जाहिर सी बात है कि हवा अगर अच्छी चले तो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई जो पेड़ों को हो वो भी सही मात्रा में मिलती है। दूसरी चीज है विंड इज द पॉलिनेशन एजेंट फॉर मेनी प्लांट स्पीसीज। देखो बहुत सारे पेड़ हैं जिनका जो पॉलिनेशन होते हैं, मतलब प्रजनन की क्रिया होती है जो किसमें, फूलों के बीच। ठीक है, तो कई पौधों के जो फूलों से निकलने वाले जो परागण है वो हवा द्वारा उड़ान लेके जाती है और दूसरे पेड़ों में दे देती है। मतलब एक पेड़ से निकलकर वो दूसरे पेड़ से हवा द्वारा दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसको पॉलिनेशन में सहायक होते हैं। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो अगर यहाँ देखें तो वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज कैरिड अवे आउट बाय द विंड्स। इसका मतलब अर्थ हुआ कि बीज का रोपण जो होता है हम मनुष्य जो है हाथ से करता है, पर प्राकृतिक रूप से भी आप देख रहे होंगे कि जहां कहीं पेड़ नहीं थे लेकिन फिर भी वहां पेड़ उगे हैं, तो यहाँ बीज किसने बोया होगा, तो वो किसी और ने नहीं, जो प्राकृतिक है, मतलब हवा द्वारा बीज को उड़ा ले जाना और किसी ऐसे जगह पर पेड़ों का उगना जहां पर क्या मनुष्य का पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन हवा द्वारा अगर वहां पे पेड़ उगा दिया जाए, ठीक है, जो बीज बोने के कारण, तो उसे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। इसका पहला होता है बेंडिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ प्लांट। इसका अर्थ हुआ जैसा कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे देखें तो ये जो प्लांट है ये हवा के प्रभाव के कारण ये कैसा, हवा के दिशा में इसकी ब्रांचेस जो है उड़ गई है। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये देखिए ये बेंड हो गया है, कुछ देर बाद ये टूट भी सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट का अर्थ यही था। अपरूटिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब क्या होता है, अपरूटिंग ऑफ रूट्स का क्या होता है कि अगर जैसे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें क्या है, एक पेड़ जो है वो अपरूटिंग मतलब ऊपर की तरह जड़ें खींची चले जाना, जिससे पेड़ों का गिर जाना होता है। छोटे पौधों को वो उखाड़ ही ले जाती है, बड़े पौधों को वो जड़ से उखाड़ के गिरा देती है। ठीक है, फिर होता है प्लांट बिकम शॉर्टर एंड स्टेचर विथ टेपरिंग पोल्स। मतलब ये इससे कारण ये हो गया कि प्लांट छोटे रह जाते हैं। फास्ट मूविंग विंड्स रप्चर द टिम्बर्स। ऑब्वियसली बात है वो पेड़ों की लकड़ियों को क्या है, फाड़ देंगी अगर ये बहुत तेज चली आंधी को। तो इट स्पीड द फॉरेस्ट फायर। ये बहुत ही एक रॉन्ग एडवांटेज है कि अगर स्पीड ज्यादा रही हवा की तो क्या है, हवा जो है हवा जो जलने में सहायक होती है, वनाग्नि को आगे बढ़ाने में मददगार होती है, जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है। आगे हम लोग देखें तो ये समझ में आता है कि नेक्स्ट जो है इंक्रीज द वेपोराइजेशन ऑफ एसोसिएशन विद द विंड्स। इसका मतलब ये होता है कि वेपोराइजेशन जो है इससे बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, ड्राइंग ऑफ द प्लांट एंड सॉइल। जो मिट्टी है वो सूख जाती है, मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाते हैं। ठीक है, लास्ट है यह हवा तेज के कारण ये सॉइल इरोजन में भी कारगर होते हैं, मतलब कि भूक्षरण में भी सहयोग करते हैं अगर हवा तेज रहे तो। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट देखा आपने विंड्स के। चलिए विंड्स, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मुख्य कंटेंट है वो है आपका मॉइस्चर। तो देखिए मॉइस्चर जो है, अगर मॉइस्चर की बात करूं तो नमी की बात होती है। मृदा में नमी चाहिए रहता है। मॉइस्चर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेन, स्नो मतलब बर्फ, हेल, ड्यू एंड फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट ये भी क्या है, बर्फ के तह जम जाना, बर्फ के क्रिस्टल जम जाना, ये है। प्लांट एब्जॉर्ब इट्स मॉइस्चर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सॉइल। वो मृदा से क्या है अपनी मॉइस्चर लेती है। ठीक है, मॉइस्चराइजेशन।
अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, मॉइस्चर के इम्पोर्टेंस यही हो जाते हैं कि प्लांट का जो मैक्सिमम मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, प्लांट सेलों का मतलब पादपी उत्तकों का जो मैक्सिमम परसेंटेज क्या है उसमें जल ही रहता है, ठीक है, 80 से 95% तक है। इट मेंटेन्स द सेल टर्जिडिटी, मतलब जो उत्तकों की जो अंतःक्रियाएं हैं उनके भी सहायक होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द मीडियम फॉर ऑब्जर्विंग द प्लांट न्यूट्रिशन। जाहिर सी बात है कि जड़ों से पानी के द्वारा ही न्यूट्रिशन लिए जाती हैं पौधों द्वारा। फिर इट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस मतलब जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषण में पानी की आवश्यकता होती है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, वेरी गुड, ये बहुत ही सही जवाब है कि अगर देखा जाए कि जो मॉइस्चर कंटेंट यानी पानी है उससे क्या होता है, फूड का जो सप्लाई होता है, ठीक है। हालांकि उसके लिए अलग उत्तक होते हैं, फाइलम होते हैं जो फूड ले जाता है, ठीक है, और जाइलम होता है जो जल को ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बढ़ते हैं, इट इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, विच कैन नॉट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। बिल्कुल, रेस्पिरेशन जो है पानी की आवश्यकता होती है पौधों में। इट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपिरेशन टू डेसिपेट द एक्सेसिव हीट। अगर जाहिर सी बात है हवा चले तो मनुष्य क्या पादपों भी ठंडे होते हैं, ठीक है, उससे जो एक्सेसिव हीट है वो उड़ा ले जाती है। इट इज नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल, नेक्स्ट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, वेरियस मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक। तो प्लांट्स के मूवमेंट्स का अर्थ है कि जो हवा के द्वारा क्या होता है, कई बीजों को उड़ा के दूसरी जगह पे बिछा देते हैं, वहां से फिर नए पेड़ों को बनना हो जाता है। मतलब जो पेड़ पहले यहाँ थे, अगर हवा के द्वारा कुछ वर्षों में उड़ा के दूसरी जगह चले गए तो वहां पे भी वो बीज क्या हुआ, नए पेड़ बनाने लगे, तो ये नए पेड़ हो जाएंगे, ठीक है, और ये पुराने पेड़, ठीक। तो इस तरह से आगे देखा जाए तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर वेदरिंग ऑफ सॉइल्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पानी के बिना तो हल करना बिल्कुल ही मुश्किल है। फिर दिखते हैं, इट डिटरमाइन द प्लांट ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द एरिया, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ में भी बहुत सहायक है और ये डिस्ट्रीब्यूशन में भी सहायक होते हैं। तो इस तरह से मॉइस्चर जो है पानी की बात करता है, ठीक है। तो इस तरह से मॉइस्चर की बोलूं या पानी को बोलूं एक ही अर्थ होता है, ठीक। तो ये इफेक्ट थे, ये फैक्टर थे जो वेजिटेशन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है आपका, आप अगर देखें तो ये बायोक्लाइमेट होता है। नेक्स्ट फैक्टर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोक्लाइमेट क्या होता है। जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा है कि बहुत से, ये जो फिगर है, इस फिगर को देखिए, ये जो फिगर है इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये ये इतने बड़े बड़े पौधे हैं जो एक, ये जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं ये नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है जहां पौधों को क्या रखा गया है, संरक्षित किया गया है, इनको उनके अनुकूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ये ऐसी जगह है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि बायोक्लाइमेट इज द क्लाइमेट डिफाइंड बाय द मॉडिफाइड और एडजस्टेड क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है। द मॉडिफाइड क्लाइमेट कंडीशंस प्रोड्यूस्ड बाय द वेजिटेशंस which differ from the general climate is called bioclimate। जैसे कि सामान्य जलवायु ना होने के कारण हम उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, एडजस्टमेंट करके ऐसा क्लाइमेट बना देते हैं जिससे वो पौधे, मतलब जो वनस्पति है, वो इस नए वातावरण में अपना भरण पोषण कर वो बड़े हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे क्लाइमेट को हम बायोक्लाइमेट करेंगे जिससे मनुष्य द्वारा मॉडिफाइड करके या एडजस्टमेंट करके मैनेज किया जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल है बायोक्लाइमेट का। आप देख सकते हैं कि एक नेचुरल क्लाइमेट नहीं है, यहाँ की जलवायु जो है मनुष्य द्वारा, ये देखिए यहाँ पे मनुष्य है, ये इस मनुष्य द्वारा ये पूरा टेम्परेचर से लेकर मॉइस्चराइजेशन कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो क्लाइमेट। अब देखो बायोक्लाइमेट और माइक्रो क्लाइमेट लगभग सिमिलर है। माइक्रो क्लाइमेट का अर्थ होता है किसी पर्टिकुलर एरिया या छोटे एरिया के लिए, किसी छोटे एरिया के लिए
जैसा अगर मैं पढ़ूं कि माइक्रो क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द क्लाइमेट ऑफ फॉर स्मॉल एरिया, किसी छोटे एरिया के लिए जो क्लाइमेट होता है उसको माइक्रो क्लाइमेट कह देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर कोई जैसे किसी विदेशी, कोई विदेश जमीन से या कहीं और से कोई पौधे लेके आया गया और उसको दूसरे जगह उगाना हो, तो वहां उसके उस पौधे के अनुसार वो टेम्परेचर, वो मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, जिसे ही हम ये एक नया क्लाइमेट बन जाता है। और इस प्रकार के क्लाइमेट को हम कहेंगे माइक्रो क्लाइमेट। क्योंकि देखिए ये कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे पूरा हम क्लाइमेट बना रहे हैं, ठीक है। जबकि क्लाइमेट का अर्थ ही होता है बहुत बड़े क्षेत्र का, लेकिन माइक्रो क्लाइमेट का अर्थ होता है एक छोटे क्षेत्र में, ठीक है। तो एक छोटे क्षेत्र में माइक्रो क्लाइमेट की बात करते हैं।